तो हम देखते हैं हिकारू उस बिल्ली को कुछ खिला रहा है और वो सोच रहा है उससे दोस्ती करने की। और लेकिन वो बिल्ली अभी भी दोस्ती नहीं कर पाती, वो तुरंत वहां से भाग जाती है। और वहां पर वो अपसेट हो रहा है, यार मैं ऐसा क्या करूँ कि ये मुझसे दोस्ती कर ले। यानी कि वो बिल्ली पहले की तरह एक्ट नहीं कर रही है, पहले जैसे उससे वो डर रही थी। योशिकी उसकी ये हरकतें देखता है और सोचता है कि पूरी कोशिश कर रहा है एक बेटर पर्सन बनने की। यानी कि योशिकी के अकॉर्डिंग वो जो भी चीज़ उसके अंदर है वो कोई बैड पर्सन नहीं है। फिर हम देखते हैं स्कूल में वो लोग कोरस गा रहे होते हैं किसी फेस्टिवल के लिए, क्योंकि इनके गांव में कोई फेस्टिवल होने वाला है और शायद उसी के लिए। फिर हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं और वो कहीं पर बैठी हुई हैं, जिसमें एक लड़की बोलती है, तुम्हें पता है कि ताशिका था जो क्लास डी से है, उसने मुझे सबके सामने बुलाया। उसने कहा मुझसे सभी बॉयज के सामने कि आओ चलो हैंड रेसलिंग करते हैं, कौन जीतता है। और मैंने पूरी तरह से उसे हरा दिया। और दूसरी लड़की हंसने लग जाती है कि उसने पूछा भी तो किस तरह से। फिर वो दूसरी लड़की जाने लग जाती है, पर वो जो लड़की थी उसके कान में होता है कि वो आने वाला है। और इसी वजह से वो उस लड़की को रोकती है और कहती है, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ स्टेशन से नहीं जाना चाहिए। उसे फील हो जाता है कि यहाँ पर शायद कुछ नेगेटिव एनर्जी है, और उसकी वो बात सुन लेती है और दूसरी तरफ से चली जाती है। फिर हम योशिकी के घर पर देखते हैं हिकारू को, और वो वहाँ पर आराम से लेटा हुआ है। और योशिकी उससे बोल रहा है, तुम खाने के लिए रुक सकते हो, पर हिकारू कहता है, नहीं, आज मैं बर्गर्स खाने वाला हूँ, हमारे घर पर बर्गर्स बनने वाले हैं। हम योशिकी की बहन को देखते हैं, वो अपनी मदर से बोल रही होती है, मुझे युकाटा पहनना है प्लीज, मुझे समर फेस्टिवल में युकाटा पहनना है। और ये आवाज योशिकी के रूम में जा रही होती है। योशिकी बोलता है कारो को युकाटा पहनना है, इसलिए वो इतने ज्यादा शोर मचा रही है कि बहन का नाम कारो है। और उसी से उसे याद आता है कारो, क्यों समर फेस्टिवल, मैं तो भूल ही गया था। और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं समर फेस्टिवल में वो जा रहे हैं तीनों, और कारो भी उनके साथ है। और कारो ने युकाटा पहन रखा है, लेकिन उसके साथ उसने जूते पहन रखी है। वहां पर हम देखते हैं शॉप ओनर रुकता है और कारो से बोलता है, तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो युकाटा में। जिसके बाद हम विलेज के वही ओल्ड मैन को देखते हैं जो उस कर्ज के बारे में जानते हैं जो भी है। और वो लोग बात करें हिकारू के डैड के बारे में कि कोही के मरने के बाद ये जिम्मेदारी उसके बेटे की थी, उसे वो रस्म करनी थी। लेकिन वो गया भी था, लेकिन सब कुछ फेल हो गया और वो पूरे एक हफ्ते के लिए गायब हो गया था। मुझे पता है पिछली बार रिचुअल फेल हो गया था, पर अब हमें कुछ करना चाहिए। और हम देखते हैं कि एक शॉप ओनर उन तीनों को कुछ खाने के लिए फ्री देता है और बोलता है कि ये बच्चों के लिए फ्री है। और योशिकी अपनी बहन से बोलता है कि उन्हें अंकल को थैंक यू बोलो, और वो उन्हें थैंक यू बोलती है। तभी हिकारू बोलता है, यार चलो यहाँ से चल रहे हैं, शेव आइस खाएंगे, उसमें बड़ा मजा आएगा, चलो वहाँ पर चलते हैं। मुझे जहाँ तक याद है वो उसी साइड था। और योशिकी बताता है वो श्राइन ग्राउंड्स की तरफ है, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। और वो तीनों उधर ही जाने लग जाते हैं। फिर हम वापस से उन ओल्ड मैन को देखते हैं और वो बात कर रहे हैं कि हिकारू अभी भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, और रस्म हमेशा इंडो फैमिली करती है, तो इस बारे में हमें पता भी नहीं है। उसमें से एक आदमी बोल रहा है, कोई ने हमसे बोला था कि ये चीज हम परमानेंटली नहीं रख सकते, इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा। हम देखते हैं वो कंपनी वाला बंदा वहाँ पर होता है। एक्चुअली वो उनकी बातें सुन रहा है, और वहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि वो जो लड़का है उस पर भरोसा करना भी चाहिए या नहीं, पता नहीं उसकी कंपनी किस तरह से डील करती है चीज़ों से, हमें सोचना पड़ेगा आखिरकार वो किस तरह से काम करता है। हमने इस कर्ज को 300 साल से कुबाटीची में रखा हुआ है, और हमारी तरह के कुछ लोग इसे सील करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहे हैं हमेशा से। पर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं इस हिसाब से तो पूरा गाँव खतरे में पड़ जाएगा, हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, हमारे पास ज़्यादा चॉइस नहीं है। तभी हम देखते हैं वो कंपनी वाला बंदा अंदर आ जाता है और वो वहाँ आकर बैठ जाता है। उनकी बातें तो उसने सुन ली थी, तो वो कहता है, तो ये रिचुअल जो तुम लोग 300 साल से कर रहे हो ये काफ़ी इंप्रेसिव है, मतलब किसी कर्ज को तुमने 300 साल तक रोक के रख रखा है। उसमें से एक बुड्ढा बोलता है, मैं समझ सकता हूँ तुम एक आउटसाइडर हो तो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और वो वही ब्लैक स्टोन निकालता है, वो कहता है ये एक प्रोटेक्टिव चार्म है जो कि इंडो फैमिली यूज़ करती थी, यानी कि इसे अपनी जेब में रखकर हम उस कस माउंटेन पर आसानी से जा सकते थे। और उनसे पूछता है, मुझे जानना है असल में वो मतलब किस टाइप का रिचुअल था जो तुम लोग करते थे। और वो चश्मे वाला बुड्ढा बताने लग जाता है, वो रिचुअल एक माउंटेन गॉड के लिए है। और वो कहता है तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, माउंटेन गॉड के लिए रिचुअल और ये समर फेस्टिवल भी जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। और वो बुड्ढा कहता है कि ये फेस्टिवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम एक छोटा सा विलेज है, तो ये सब हम लोगों को एक रखने में मदद करता है। और वो आदमी बोलता है, मुझे लगता है ये फेस्टिवल भी तुम उस माउंटेन गॉड के लिए ही कर रहे हो, ठीक कहा ना मैंने। और वो कहता है, टेक्निकली अगर मैं बताऊँ कुबाटीची विलेज वो किबुगायामा का पार्ट भी है, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या यहाँ पर और स्मॉल कम्युनिटीज हैं जो इस जगह की पार्ट हैं। और उसमें से एक बंदा बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, ये एक बहुत बड़ा विलेज था पहले। पर उसमें से एक बुड्ढा उसे रोक रहा है कि इसे कुछ मत बताओ। सिर्फ वो बता रहा है ये वैसे काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, किबुगायामा, उडेकारी और आशिडोरा ये सारे वो रीजन हैं जहाँ पर काफी सारे चर्चेज हैं हर तरफ, लेकिन यहाँ तुम्हारे विलेज में सिर्फ एक श्राइन है, यहाँ पर कोई भी चर्च नहीं है, ऐसा क्यों है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। और वो उनसे फाइनली पूछ लेता है, आखिरकार ये बात क्या है, तुम लोग असल में किसको पूछते हो। वो चश्मे वाला बुड्ढा बताता है कि जो वो चीज़ है माउंटेन में वो हमारे विलेज से किसी तरह से कनेक्टेड नहीं है, वो जो चीज़ है उसे हम नोनो की बोलते हैं। और तभी हम देखते हैं हिकारू एक बैरियर में हाथ लगाता है जिसकी वजह से वो अंदर एंटर नहीं कर पाता, लेकिन उसकी वजह से वो जो छुआ होता है उस डिवाइस में वो एकदम चीखने लग जाता है
और उस लड़के को भी फील होता है। वो तुरंत वहां से भगता है उनके पास से कि मेरा बैरियर डैमेज हुआ है। और हम देखते हैं हिकारू श्राइन के बाहर खड़ा है और उसके आगे बैरियर लगा हुआ है और वो अंदर एंटर नहीं कर पा रहा। वो समझ जाता है और वो योशिकी से बोलता है कि तुम लोग आगे चलो, मेरे लिए भी एक ले आना, मुझे जरा सुसु जाना है। और हम देखते हैं वो सोच रहा है कि आखिरकार ये किसने करा है, बड़े ही गुस्से में। फिर थोड़ा टाइम बीत जाता है और योशिकी आराम से शेव्ड आइस लिए हुए बैठा है उसके लिए। वो दोनों उसे खाने वाले हैं और वो अलग अलग फ्लेवर के हैं और वो उसमें से एक उसे देता है। और हम देखते हैं वो जो कंपनी वाला लड़का था जो कर्सिस से लड़ता है या जैसे भी, वो भागे भागे देख रहा है कि आखिरकार उसका बैरियर कहाँ से ब्रीच हुआ है। हिकारी योशिकी से बोल रहा है, मैं हमेशा सोचता था आखिरकार ये ब्लू हवाई का फ्लेवर कैसा होता होगा। तो योशिकी बोलता है, वैसे सच बात बताऊं कि सारे के सारे फ्लेवर सेम ही होते हैं शेव्ड आइस के, बस वो उनका कलर डिफरेंट कर देते हैं, लेकिन असल में वो सेम ही होते हैं। ये बात सुनकर हिकारू से पूछता है, तो मेरे बारे में तुम कैसा फील करते हो? क्या तुम मुझे सेम ही मानते हो या मुझे अलग समझते हो? और वो कहता है कि तुम सेम नहीं हो। और ये बात सुनकर पता नहीं क्यों हिकारू थोड़ा खुश सा हो जाता है, क्योंकि उसे उसकी एक अलग आइडेंटिटी मिल गई होती है। और हम देखते हैं वो कंपनी वाला बंदा फाइनली उस बैरियर के पास आया था और उसे पीर हो जाता है कि कहाँ पर बैरियर ब्रेक हुआ था। और वो समझ गया है कि यहीं पर ब्रेक हुआ था ये बैरियर। इस बार हम देखते हैं हिकारू योशिकी से पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं रियल हिकारू नहीं हूँ? और योशिकी फाइनली एक राज रिवील करता है। वो कहता है कि मैंने हिकारू की डेड बॉडी अपनी आंखों से देखी थी। और वो अपना पास्ट रिवील करता है, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग आए थे उनके घर पर जो पूछ रहे थे क्या हिकारू यहाँ पर आया है, और वो हिकारू को ढूंढ रहे थे। और योशिकी अपने आप को रोक नहीं पाया, वो कपड़े वपड़े पहनकर वहां से हिकारू को ढूंढने जा रहा है, जबकि उसकी मदर ने साफ मना करा था। उसकी बहन भी रोकती है कि मॉम ने मना करा है, लेकिन वो चला जाता है माउंटेन्स में। वो माउंटेन्स में थोड़ी बहुत ढूंढता है और फाइनली योशिकी को हीरा को मिल जाता है। लेकिन जब वो उसे टच करता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल कोल्ड होती है और उसकी सांस भी नहीं चल रही होती है। वो शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ और वो समझ जाता है कि अब हिकारू नहीं बचा है। लेकिन अचानक से उसे चक्कर से आ जाते हैं और वो कैसे करके घर पे पहुंच जाता है। और वो बताता है कि मैं बहुत दिन तक तो बेड से उठा ही नहीं था, लेकिन जब मैं बेड से उठा तो मैंने देखा तुम जिंदा थे और तुम बिल्कुल ठीक थे। मैं तब से ही बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी जब तक तुमने रिवील नहीं करा कि तुम हिकारू नहीं हो। हिकारू बोलता है, क्या तुम 6 महीने तक तुमने इस बात को अपने अंदर रखा? मैं सोच सकता हूँ यार तुमने कितनी ज्यादा प्रॉब्लम झेली है। एक्चुअली में मुझे इस बॉडी को रिपेयर करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, शायद इस वजह से तुमने ऐसा फील करा होगा। और ये सब बात बताकर योशिकी को हिकारू की याद आने लग जाती है और वो अपनी एक मेमोरी याद करता है, जहाँ पर हम देखते हैं हिकारू के साथ वो खेल रहा था और हिकारू को वो बोल रहा था कि मुझे इस गांव से बाहर जाना है कैसे भी, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मेरी फैमिली भी इतनी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। और हिकारू कह रहा है, लगता है तुम्हारे फादर अभी काफ़ी लड़ रहे हैं। और वो बोलता है, हाँ वो लोग लड़ते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। और वो कह रहा है कि अगर ऐसी बात है, तुम ऐसा चाहते हो, एस्केप ही करना चाहते हो, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाया करो, इस तरह से गाँव से भागने की बात बंद करा करो, ठीक है। और ये बात याद करके वो रोने लग जाता है। और वो जो पैरासाइट या जो भी है हिकारू के अंदर, वो उसे देखता है, लेकिन वो सोचता है उसे थोड़ा स्पेस दे और टाइम दे, और वो उठकर वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन योशिकी उसे पकड़ लेता है और अपने पास ही बिठा लेता है। इससे ये साफ हो जाता है कि बेशक योशिकी हिकारू को बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा है, पर वो करंट हिकारू को एक्सेप्ट भी कर रहा है, जो भी वो पैरासाइट वगैरह जो भी है नोनू की। हिकारू योशिकी से कहता है कि मुझे पता है कि मैं हिकारू को कभी नहीं बदल सकता और कोई भी नहीं बदल सकता, कोई उसे रिप्लेस कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम सिर्फ मुझसे बोल देना। फिर हम देखते हैं गांव के वो बुढ़े लोग जो थे वो वहां पर आ गए हैं उस लड़के के पास और उससे पूछ रहे हैं तो क्या ये बैरियर था जो टूटा है। और वो लड़का बोलता है कि हाँ यही बैरियर था और यही जगह थी। वो लोग बोलते हैं क्या तुम और बैरियर्स नहीं बचा सकते हो? वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस बैरियर की कीमत होती है और इसके लिए मैंने अपना एक ऑर्गन खोना पड़ा है, मेरे पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है, तो यहाँ पर चीज़ें ऐसे ही चलती हैं थोड़ा। वो ओल्ड मैन पूछने लगता है तो उस चीज़ का क्या, वो कहाँ पर है? और वो कह रहा है डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। और वो यूं कंफ्यूज है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी इम्प्योरिटी किस तरह से यहाँ पर आ सकती है, कोई छोटी मोटी इम्प्योरिटी भी होती तो वो भी डिटेक्ट हो जाती। तो इस केस में सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, वो इम्प्योरिटी किसी और चीज़ के भेस में है जिसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है। और हम देखते हैं वही ट्रेन स्टेशन के पास एक इम्प्योरिटी निकल रही है, लेकिन उसे वो लेडी खत्म कर देती है, वही जिससे योशिकी मिला था। और वो सोच रही है मैं नहीं चाहती इन चीज़ों से और भी ज़्यादा ढकना, आई होप वो लड़का ठीक होगा। और वो योशिकी के बारे में ही सोच रही है। जिसके बाद हम एंड में एक मोनोलॉग देखते हैं हिकारू का, और हिकारू माउंटेन्स पर आया है और ये रियल हिकारू है। और यहीं पर वो सोच रहा था कि यहाँ तो काफी आसान था, लेकिन उसका पैर वहां पर स्लिप हो गया था और गिरने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। अभी पूरा क्लियर नहीं कि उसी वजह से ये मरा है या किसी और वजह से,
पर वो मरने ही वाला है और वो बोल रहा है कि आई एम सॉरी डैड, मैंने फैमिली ड्यूटी करने की कोशिश करी पर मैं कर नहीं पाया। मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया है। मुझे उम्मीद है कि कोई मेरे जाने से अपसेट ना हो। मैं नहीं चाहता कि किसी को पेन हो, मॉम को और भी ज़्यादा दर्द हो, लेकिन मुझे पता है मेरे जाने से योशिकी पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तभी उसे अपनी आंखों से कुछ रोशनी सी दिखने लग जाती है, वही नोनोकी की। वो सोचता है क्या ये क्या है, क्या ये ओनोकी है? शायद वो नोनोकी को ओनोकी बोल रहा है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं चाहता हूँ कि वो अकेला ना पड़े। मतलब वो अपनी मौत में भी उस इम्प्योरिटी को इसलिए एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि योशिकी अकेला रहे, क्योंकि उसने अपनी मौत एक्सेप्ट ऑलरेडी कर ली है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।